तो अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात करेंगे महाकुंभ की। दुनिया का ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला 13 जनवरी से संगम नगरी प्रयागराज में शुरू होने वाला है, जिससे जुड़ी तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। यानी कि बचे हुए काम को तेजी से निपटाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि इस बार का महाकुंभ कई मायनों में बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए कई कदम पहली बार उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा गंगा आरती और ड्रोन शो भी एक नए अंदाज में देखने को मिलेगा। महज 11 दिन बाद संगम के इस पवित्र तट पर महाकुंभ की शुभ शुरुआत होने जा रही है, लेकिन इससे पहले ही इसकी भव्यता नजर आने लगी है। ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें महाकुंभ की इसी भव्यता को बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है, जहां तक नजर जा रही है वहां तक महाकुंभ की अद्भुत और अलौकिक छटा बिखरी हुई है। महाकुंभ की इसी अद्भुत अनुभूति के लिए न सिर्फ साधु संत संगम किनारे पहुंचने लगे हैं, बल्कि देश और दुनिया से कल्पवासियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है, जिसमें आने वाले श्रद्धालुओं को गंगा आरती की एक अलग ही भव्यता देखने को मिलेगी। ये भव्य आरती तो नित्य प्रति होती है। आज विशेष आरती हुई है। हम लोगों ने कुंभ मेले का रिहर्सल किया है कि अब यहाँ पर बटुक बालक लोग जो है त्रिवेणी आरती करेंगे और कन्याएं जो है यहाँ पर जो है गंगा आरती करेंगी। और आज ये पूरी प्रस्तुति जो है कुंभ मेला को समर्पित है। पूरे देशवासियों से बस यही आशा है कि ये जो कन्याएं आरती कर रही हैं और जो यहाँ हमारे बटुक बालक लोग आरती कर रहे हैं, इनका हौसला अफजाई करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कुंभ मेले में आइए, भव्य दिव्य कुंभ मेले का आनंद लीजिए। दरअसल प्रयागराज में संगम किनारे रोजाना होने वाली आरती को महाकुंभ के दौरान 2 महीने तक महिला बटुक संपन्न कराएंगी। ये महिला बटुक ही डमरू और शंख बजाएंगी, पूजा करेंगी, भजन गाएंगी और प्लेटफॉर्म पर चढ़कर आरती के पात्र को हाथ में लेकर आरती करती नजर आएंगी। इस आयोजन में खास बात ये होगी कि समूची दुनिया में ये पहला मौका होगा जहां नियमित आरती को महिला बटुक संपन्न कराएंगी, जिसकी झलक अभी से गंगा आरती के दौरान दिखने भी लगी है। कन्याओं के द्वारा आरती पहली बार हो रही है। हम लोग गंगा दशहरा से ये शुरुआत किए हैं और बहुत ही मन को शांति सुकून मिलता है, क्योंकि हम लोग ये पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। ऐसे आती है महाकुंभ के समय हर रोज 11 जनवरी से 28 फरवरी तक करेंगे और आपका स्वागत है कि हमारी महाकुंभ में जो आरती हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसे देखें। श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ गंगा आरती ही नहीं, बल्कि महाकुंभ के दौरान शाम के समय होने वाला ड्रोन शो भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेगा, जिसमें करीब 2000 लाइटिंग ड्रोन का इस्तेमाल कर महाकुंभ की पौराणिक कथाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महाकुंभ के मुख्य स्नान में वीआईपी के लिए किसी तरह का प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा, यानी सबके लिए संगम का मुख्य स्नान एक समान खुला होगा और मुख्य स्नान पर संतों और श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश भी की जाएगी। साथ ही श्रद्धालुओं और संतों की सुविधाओं के लिए संगम पर विशेष तैरते हुए घाट बनाए गए हैं, जहां नहाने और कपड़े बदलने की सुविधा उपलब्ध है। संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ पूरी तरह से सज कर तैयार है और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी सुविधाओं का भी ख्याल किया गया है और इस बार इस महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद जताई जा रही है। हम इस वक्त प्रयागराज के
पक्के घाट पर हैं, संगम घाट पर, और यहाँ इस घाट को पक्का बनाया गया है और इस तरह से पूरे इस घाट को सजाया गया है। चेंजिंग रूम बनाया गया है सुंदर सा। आप सभी लोग आइए, प्रयागराज महाकुंभ में दर्शन कीजिए। बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है, खूब सुंदर लग रहा है। चेंजिंग रूम भी बन गया है जिससे आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। ये तैयारियां बता रही हैं कि 12 साल बाद होने वाला महाकुंभ का आयोजन इस बार न सिर्फ साधु संतों के लिए खास होने वाला है, बल्कि श्रद्धालुओं को भी महाकुंभ के कई अनोखे रंग संगम की रेती पर देखने को मिलेंगे। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उस त्रासदी की जो 40 साल पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में घटी थी। हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस कांड की, जिससे जुड़े 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को नष्ट करने की कवायद का पहला चरण पूरा कर लिया गया है। और इस पहले चरण में जहरीले कचरे को बीती रात 12 बड़े बड़े लीक प्रूफ कंटेनरों में भरकर भोपाल से धार के पीथमपुर भेज दिया गया है, जहां इसे रामकी एनवायरो इंजीनियरिंग कंपनी में नष्ट किया जाएगा। रात के अंधेरे में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से एक के बाद एक निकलते नीले रंग के ये कंटेनर कोई आम कंटेनर नहीं है, बल्कि इन 12 लीक प्रूफ कंटेनर्स में भरा है 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा। ये वो खतरनाक कचरा है जो 40 सालों से भोपाल में बंद पड़ी इस यूनिट कार्बाइड फैक्ट्री में दफन था। भोपाल गैस हादसे के बाद इस कचरे को नष्ट करने के लिए भी लंबी लड़ाई लोगों को लड़नी पड़ी, तब जाकर 40 साल बाद इसे भोपाल से निकालकर धार के पीथमपुर ले जाया गया। करीब 337 मीट्रिक टन जो जहरीला कचरा अभी भी इस फैक्ट्री में मौजूद था, अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे निकाला जा रहा है। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस की कई सारी गाड़ियां हैं। इसके अलावा जो निष्पादन जिस जगह पे होना उस कंपनी के तमाम स्टाफ यहाँ पे मौजूद है। और इसके साथ ही आपको बताएं करीब 12 कंटेनर जो है जिनमें ये जहरीला मलबा जो है वो मौजूद है, वो अब निकलना शुरू हो गया है इस फैक्ट्री के ठीक बाहर। और ये 250 किलोमीटर का सफर तय करके पीथमपुर में उस फैक्ट्री में जाएगा जहां पे इस जहरीले कचरे का निपटारा होगा। 337 मीट्रिक टन इस जहरीले कचरे में 162 मीट्रिक टन केवल मिट्टी है, 92 मीट्रिक टन सेविन और नेफ्थॉल के अवशेष है, 54 मीट्रिक टन सेमी प्रोसेस्ड पेस्टिसाइड है, जबकि 29 मीट्रिक टन रिएक्टर के अवशेष है, जिसे भोपाल से पीथमपुर ले जाने के लिए रात के वक्त ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और ट्रैफिक को भी रोक दिया गया। जहरीले कचरे को ले जा रहे ट्रक में 2 ड्राइवर तैनात किए गए और ट्रकों की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित रखी गई। इसके अलावा इन कंटेनर्स के साथ पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और क्विक रिस्पांस टीम भी भेजी गई। मानवीय इतिहास के सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है, जो कि एक मानवीय दुर्घटना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और आज का दिन उसके अवशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने की दिशा में एक बड़ा ही निर्णायक दिन है। खासतौर पे इसके अवशिष्ट पदार्थों को निर्धारित एसओपी के अंतर्गत नष्ट करने के लिए यहाँ से ले जाया गया। इतना ही नहीं, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में पड़े इस कचरे को इकट्ठा करने और भरने के दौरान भी खास सावधानी बरती गई। जानकारी के मुताबिक इस कचरे को कंटेनरों में लोडिंग के लिए 100 से ज्यादा मजदूरों ने 15 शिफ्ट में काम किया, जिनकी शिफ्ट 8 घंटे की बजाय महज 30 मिनट की थी। कचरा भरने के बाद कंटेनरों को एयर टाइट किया गया ताकि ये जहरीला कचरा हवा के संपर्क में न आ पाए। ये प्रदूषण तभी होगा जब ये डायरेक्टली एक्सपोज्ड हो गए, चाहे एयर में, चाहे मिट्टी में, चाहे पानी में। अगर ये डायरेक्टली उस सिस्टम के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, उस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, तो कंटामिनेशन के चांसेस नहीं है। तो हमको इस चीज से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत अभी नहीं है। कंटामिनेशन तो ये स्वाभाविक सी चीजें है या जो लोगों के मन में आती है, लेकिन अगर ये डायरेक्टली हवा, पानी या मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं आता है तो कंटामिनेशन नहीं होगा।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 3 दिसंबर को फैक्ट्री से जहरीले कचरे को हटाने के लिए 4 सप्ताह के समय की सीमा तय की थी, जिसके बाद इस 337 मीट्रिक टन कचरे को पीथमपुर पहुंचा दिया गया है। बताया जा रहा है कि जहां राम की एनवायरो इंजीनियरिंग कंपनी में इस कचरे को खास भट्टी में 90 किलोग्राम प्रति घंटे की दर से जलाया जाएगा, ऐसे में पूरे कचरे को जलाने में करीब 5 महीने का समय लगेगा। इसके बाद कचरे की राख का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी जांच करेंगे। अगर इस जांच में राख सुरक्षित पाई गई तो इसे विशेष लैंडफिल साइट पर डंप किया जाने की योजना है। इन समस्त रिपोर्ट में से स्पष्ट रूप से उभर कर सामने ये आया, इस कचरे के निपटान से वातावरण में कोई किसी प्रकार का नुकसान स्पष्ट नहीं हुआ है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी रिपोर्ट के गहन परीक्षण के पश्चात ही आगे बढ़ने के लिए और उसे नष्ट करने के लिए हमें निर्देशित किया। इन सब कोर्ट और जानकारी के बाद ही चीफ सेक्रेटरी को बताया गया था कि आसपास के गांव के स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण, फसल की उत्पादकता पर प्रभाव, केंद्रीय जल स्रोतों के गुणवत्तापूर्ण परीक्षण और तीनों विधाओं में पाया गया कि ये इस प्रकार की कोई भी रिएक्शन, कोई भी नुकसान, नकारात्मक परिणाम नहीं आए। 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसके चलते 5000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और हजारों लोग आज भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस त्रासदी के बाद से ही कारखानों में ये जहरीला कचरा वही पड़ा हुआ था, जिसके जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। इससे जुड़ी रिपोर्ट 3 जनवरी को सरकार हाईकोर्ट में पेश करने वाली है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करेंगे कि ऐसी घास की जो चोट लगने के बाद शरीर से बहने वाले खून को बर्बाद होने से रोक लेगी। आईआईटी कानपुर ने समुद्री घास से एक ऐसा खास स्पॉन्ज बनाया है जिससे लगाने के बाद खून का बहना तुरंत रुक जाएगा और घायल की जान भी बचाई जा सकेगी। कमर्शियल इस्तेमाल के लिए बाजार में आने में फिलहाल इस स्पॉन्ज को अभी 6 महीने का वक्त और लग सकता है, लेकिन खास बात यह है कि समुद्री घास और सेलुलोज को मिलाकर जीवन रक्षक स्पॉन्ज बनाया गया है। टिकिया की तरह नजर आने वाले ये स्पॉन्ज जीवन रक्षक साबित हो सकते हैं। इनका छोटा सा आकार भी बड़े सड़क हादसे और दुर्घटनाओं में लोगों की जान बचा सकता है। सड़कों पर घायल पड़े लोगों से ज्यादा खून बहता देख अब परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। महज 1 मिनट के अंदर समुद्री गाद और सेलुलोज या सेलुलोसिक फाइबर को मिलाकर बनाया ये स्पंज किसी भी रफ्तार से बहते खून को रोक सकता है। इसके बनाने वाले आईआईटी कानपुर का दावा है कि हेमोस्टैटिक स्पंज बेहद कारगर है। हमने मटेरियल जो यूज किया है, एक सीवीड होती है अगार, उसको यूज किया है। सेल्यूलोज जिससे हमारे कपड़े बनते हैं, कॉटन, वो यूज़ किया है और कुछ एडिटिव्स डाले हैं जिससे हमारा क्लॉटिंग थोड़ा जल्दी हो जाए। तो ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं सारे, कोई सिंथेटिक नहीं है और कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी में या पाए भी जाते हैं। भारत में सड़क हादसे के दौरान ज्यादातर लोगों की मौत शरीर से अधिक खून बह जाने के कारण होती है। सिर्फ एक्सीडेंट ही नहीं बल्कि जानलेवा हमले की स्थिति में भी स्पॉन्ज को लगाते ही खून का बहना तुरंत रुक जाएगा और घायल की जान बच जाएगी। यूज कौन कर सकता है? ये हमने कई तरह की इसमें बनाई है, जिसमें सिंपल जैसे घर में फर्स्ट एड बॉक्स होता है वहाँ से लेके बहुत स्पेशल एप्लीकेशन जैसे कि आपका स्टैब वुंड है या गन शॉट वुंड्स है, तो इवन मिलिट्री और उन सब चीज़ों में भी यूज़ किया जा सकता है। तो आपका घर में छोटे मोटे कट से लेके अगर आपको एडवांस वर्जन चाहिए तो सारे चीज़ों के लिए यूज हो सकता है। इसमें कई सारे मैकेनिज़म्स होते हैं कि जब हमारा कट लगता है तो अगर गहरा कट है या ऐसी जगह लगा है जहाँ पे काफ़ी तेज़ी से ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ऐसी जगहों पे और कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते हैं, हमारी रुई या कोई पट्टी पहुँच नहीं सकती है, तो उन सब में ज़्यादा काम आता है।
मेडिकल साइंस से जुड़े विशेषज्ञों ने चोट लगने पर खून के बहाव को रोकने के लिए कई सारी दवाइयां बनाई हैं, लेकिन वो उतनी कारगर नहीं होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्पॉन्ज पूरी तरह से स्वदेशी है। स्पॉन्ज को बनाने के लिए सबसे जरूरी समुद्री गाद भारत के कई तटीय इलाकों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसकी वजह से इसे हेमोस्टैटिक स्पंज को बनाने की लागत भी बेहद कम पड़ती है। अगार जो रॉ मटेरियल है वो हमारे इंडियन कोस्ट लाइन में बहुत सारी जगह पे मिलता है। जैसे आपका चिल्का लेक रीजन है, रामेश्वरम एरिया तमिलनाडु में, गुजरात में कचेरिया है, ये नेचुरल है और हमारे इंडिया में बहुतायत रहता है। और इसका ये है कि खाने में जैसे यूज़ किया जाता है थोड़ा बहुत थिकनिंग एजेंट के लिए, जैसे आइसक्रीम है, पुडिंग्स हैं, उस सब के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में ही मिलता है, कहीं से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल प्रोडक्ट्स में काफ़ी बार ये होता है कि रॉ मटेरियल और उस सब की कॉस्ट उतनी नहीं होती जितना मार्कअप होता है। तो सिंस हम लोग कई सारी ऐसे एप्लीकेशंस भी हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। रॉ मटेरियल को लेकर इंडिया में ही सब मिलता है, तो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा काफ़ी जनमानस के लिए। और प्रॉपर राइट फ्रॉम स्क्रैच शुरुआत से लेके सारी चीज़ें सारी इंडिया में अवेलेबल भी हैं और इंडिया में ही पेटेंटेड भी हैं। तो ना कोई बाहर वाला ले सकता है, ना हमें किसी से ज़रूरत है कोई चीज़ इम्पोर्ट करने की। स्पॉन्ज की प्रमाणिकता को साबित करने के लिए IIT कानपुर, DRDO और एम्स में जिंदगी बचाने वाला इस स्पंज का इस्तेमाल चूहे पर किया गया था। फिलहाल इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत का इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद पूरी है कि IIT कानपुर की तरफ से बनाया गया ये स्पंज घायलों के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है। किसी भी तरह के हादसे, खासकर सड़क दुर्घटनाओं में जान बचाने वाली हेमोस्टैटिक स्पंज 6 महीने के अंदर बाजार में मिलने लगेगी। कानपुर से संवाददाता सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।